नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरुष इंस्पायर इंडिया पर। आज हम बात करेंगे नक्सलवाद के बारे में। इस समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसका इतिहास। प्रत्येक इंसान को कुछ बेसिक नीड्स होती है, जैसे आज के ज़माने में एडिक्वेट फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग के साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्टेबल हेल्थ एंड ह्यूमन राइट के साथ साथ एक डिग्निफाइड लाइफ जीना अच्छा लगता है। अगर कोई सरकार लोगों की बेसिक नेसेसिटी को पूरा न कर पाए तो लोग अपने ही सरकार के विरोध हो जाते हैं और यही से लोगों के मन में अलगाववाद की भावना पैदा होती है। और अक्सर ये भावना देश के में सेपरेटिस्ट यानी अलगाववाद और एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्रवाद को जन्म देती है। उदाहरण के लिए इंडिया के ईस्टर्न स्टेट कई दशकों से नक्सलिज्म से पीड़ित है। तो दोस्तों, आज हम नक्सलिज्म के कंटेक्स्ट में डेवलपमेंट वर्सेज एक्सट्रीमिज्म की डिबेट को डिकोड करेंगे। हम अपने वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं कि इंडिया के ईस्टर्न रीजन नक्सलिज्म के सेंटर बने रहे। नक्सलिज्म द हिस्टोरिकल ओरिजिन। दोस्तों, इंडिया के नक्सलिज्म मूवमेंट दुनिया का सबसे लंबी तथा सबसे वायलेंस होम ग्राउंड इंसर्जेंसी में गिना जाता है। नक्सलिज्म के अकॉर्डिंग इंडिया गवर्नमेंट इज अ सेमी कॉलोनियल फ्यूडलिस्टिक इम्पोरियल गवर्नमेंट दैट नीड टू बी ओवरथ्रोन। नक्सलिज्म पर लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट के ग्रुप को कहा जाता है, जिसका जन्म पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में हो रहे लैंडलॉर्ड के एक्सप्लॉयटेशन से लड़ने के लिए हुआ। इसीलिए इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत लेट 1950 में इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी में इंडिपेंडेंस मूवमेंट के रूप में हुआ। उसी गांव के नाम पर इसका नाम नक्सलाइज मूवमेंट पड़ा। चाइना कि माओ के रिवोल्यूशन से प्रेरणा लेते हुए चारू मजामदार, कानू सन्याल और जंगल संथाल जैसे लीडर्स ने लैंडलेस लेबर्स एंड फार्मर के हक के लिए लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के भाग के साथ साथ आर्म्ड स्ट्रगल शुरू कर दिए। शुरू में ये स्ट्रगल लैंडलॉर्ड और मनी लॉन्ड्रिंग, जिसने आगे चलकर सरकार विरोधी रूप भी ले लिया। नक्सलवादी से शुरुआत इसी मूवमेंट के कुछ दशकों में यह बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तक फैल गया और इस राज्यों में नक्सलवाद से पीड़ित रीजन को रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाने लगा। माओ के रेवोल्यूशनरी टैक्टिक्स और चाइना के कल्चरल रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर नक्सलाइज मूवमेंट अपने फर्स्ट फेज में वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश तक सीमित रहा। 1969 तक उनके पॉपुलर लीडर चारू मजामदार के लीडरशिप के अंदर नक्सलाइज सीपीआई, मार्क्सिस्ट, लेनिस्ट एंड सीपीएमआई लीडर्स के अम्ब्रेला के अंदर ऑर्गेनाइज हुए। सीपीएमआई एमएल पॉलिटिकल पावर सीज करने के लिए गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स यूज करने लगे। कोलकाता पुलिस ने नक्सलाइट लीडर चारू मजूमदार को जुलाई 1972 में अरेस्ट किया और कुछ ही हफ्ते बाद मजूमदार की डेथ हो गई। 1973 तक नक्सलाइट के सभी पावर सेंटर को एलिमिनेट कर दिया गया। इस समय तक गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इस रीजन में सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट करने के बजाय सेवरल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के रूप में देखने को मिला। समय के साथ साथ नक्सलाइट का इम्पैक्ट बढ़ता चला गया। नक्सलाइट पार्टी को इलेक्शन कंटेस्ट करने से बैन कर दिया गया और स्टेट ने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को एक्सपेंड किया, जिससे वायलेंस इंसिडेंट्स कम हुए और लगभग 9000 नक्सलाइट्स ने सरेंडर भी किया। लेकिन एक बार फिर 2005 से लेकर 2011 तक वायलेंस अपने पीक पर रही, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन नक्सलिज्म ग्रुप जैसे पीपल्स वॉर पार्टी यूनिटी एंड माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर एमएमसी ने एक यूनाइटेड फ्रंट पीपल वॉर ग्रुप PWG इस्टेब्लिश किया और 2006 to 2007 में ये ट्रेंड और भी तेज़ी से बढ़ा और इस फेज में मूवमेंट इतने वास्ट जियोग्राफिकल रीजन में स्प्रेड हुआ कि उसने जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट रीजन में चल रही इंसर्जेंसी को भी पीछे छोड़ दिया और ये देश के लगभग 200 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में फैल गया और इनके फाइनेंस लगभग 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच गए और ये 2009 तक नक्सलिज्म इंडिया के 9 स्टेट में एक्टिव हो गए थे, जिसमें से 7 स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र में इनके स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इस्टेब्लिश किए जा चुके थे। साथियों, अभी तक हमने बात किया कि कैसे नक्सलाइट मूवमेंट का जन्म हुआ और कैसे ये देश के अलग अलग रीजन में एक्सपेंड होता चला गया।
अब हम उन फैक्टर पर बात करेंगे और फोकस करेंगे जो मुख्य रूप से देश के पार्टिकुलर हिस्से में इस वायलेशन को जन्म देते हैं। दोस्तों, इसका कारण है कि ट्राइबल पॉपुलेशन को गवर्नमेंट के साथ डिससेटिस्फैक्शन और ये अलग अलग कारणों की वजह से होने के कारण, जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन लगभग अपने लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड होती है, लेकिन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत इनके अधिकारों को छीन लिया गया। हालात ऐसी थी कि वह पेड़ के एक छाल के टुकड़े भी ऑब्टेन नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इन रीजन में कॉमन पार्टी रिसोर्सेज जैसे कि कम्युनिस्ट पोस्चरस, वाटरशेड, विलेज टैंक, ये यहाँ की इकोनॉमी और लोकल कम्युनिटी में लाइवलीहुड में एक अहम भूमिका निभाती है, लेकिन स्टेट को बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता नज़र आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि झारखंड और उड़ीसा मिनरल रिसोर्सेज से भरपूर है और सरकार की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, माइनिंग ऑपरेशन एंड अदर एक्टिविटी की वजह से वहाँ के लोकल लोगों को अपना घर छोड़कर डिसलोकेट होना पड़ता है। इसी वजह से इन लोगों को मल्टी डायमेंशनल ट्रॉमा से भी गुजरना पड़ता है। यहाँ तक ना तो उनके पास कोई रिसोर्सेज रहता है और ना ही कोई परमानेंट हाउस, और माओइस्ट ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं और इनके कमजोरियों को फ़ायदा उठाते हुए इनको गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते हैं और माओइस्ट ग्रुप लोगों को आर्म्ड एंड मनी वेपन सप्लाई करके सोशलिस्ट में मानते हैं कि ईस्टर्न रीजन में रहने वाले लोगों को देश के बाकी कंपैरिजन में इनफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, क्योंकि ये लोग अपने मांगों को इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाते। इस रीजन में स्टेट गवर्नमेंट का फोकस डेवलपमेंट से ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को वायलेशन पर रहता है। इसी वजह से नक्सलवाद प्रभावित एरिया में हेल्थ केयर, एजुकेशन, अवेयरनेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन जैसी बेसिक सुविधाओं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इस तरह से ये सभी स्टेट को आउटरीच को प्रभावित करती है। और दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग पर डिपेंड करती है, लेकिन इस रिमोट एरिया में पुअर एडमिनिस्ट्रेशन और स्कीम की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर नहीं कर पाता है। मॉनिटरिंग मशीनरी ना होने की वजह से कई बार स्कीम का मिसयूज भी किया जाता है और बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, कुल मिलाकर हमें ये पता चलता है कि अगर हमें एक्सट्रीमिज्म के लड़ना है तो गवर्नमेंट को ऐसी रिगोरस पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी जो देश में इक्विटेबल डेवलपमेंट इंश्योर कर सके और इक्वालिटी के साथ साथ एफिशिएंसी और प्रमोट करना होगा। एक रिसर्चर्स के अनुसार गवर्नमेंट को नॉलेज, डिस्कशन, इंक्लूजन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस जैसी पिलर्स पर काम करने की अधिक आवश्यकता है। दोस्तों, आज इन्हीं पिलर्स पर काम करते हुए सेंटर और इफेक्टेड स्टेट एक ज्वाइंट एफर्ट ने नक्सलाइज वायलेशन को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है और 50 साल से ज़्यादा समय तक चले आ रहे वायलेशन को मेजरली झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ डिस्ट्रिक्ट तक ही रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। होम मिनिस्ट्री के एक स्टेटमेंट के अनुसार जो नक्सलाइज मूवमेंट 2010 में 10 स्टेट के 96 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था, वो आज घटकर केवल कुछ डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रह गया है। 2009 में लगभग 2258 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए, वहीं 2021 तक केवल 349 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए। साथियों, आपने इस छोटे से सेशन में नक्सलवाद क्या है, उसके हिस्टोरिकल और उसके स्प्रेड होने के रीजन तथा कंक्लूजन पर बात की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।